ईमानदारी का साथ। केपी ओली इज द केपी ओली। नेपाल में हुआ क्या और नेपाल में हो क्या रहा है और नेपाल की पूरी घटना के पीछे आखिर है क्या, इस विषय पर तमाम सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर तमाम बातें सुन रहे हैं और सुनाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं। तमाम थ्रिल, सस्पेंस क्रिएट किया जा रहा है, रहस्य बनाया जा रहा है। लेकिन एक बात मैं बहुत गंभीर और गूढ़ बात नहीं करता, पूरे घटना पर जो स्पष्ट दिखाई देता है, स्पष्ट परिलक्षित होता है, वही बताने का प्रयास करता हूं। और एक चीज आप गौर से समझ लीजिए या आप समझते हैं, देखते भी हैं। बेरोजगारी रहे और आजादी भी छीनी जाए, युवा वर्ग जिसके अंदर खून है, जोश है, जज्बा है, वह बर्दाश्त नहीं करता किसी भी देश में, किसी भी काल में। अब आप कहेंगे कि रोजगार रहे तो क्या आजादी छीनी जा सकती है? इसका जवाब भी आपके सामने है और दिखाई देता है। बेरोजगारी चरम पर हो और आजादी कुचली जाए तो घटना वही होती है जो नेपाल में हुई। आगे क्या स्थिति बन रही है, क्या होगा, इस पर एक पूरा विश्लेषण हमारा सुनिए। नेपाल में अंतरिम प्रधानमंत्री का शपथ हो चुका है और आपातकाल की घोषणा भी हो चुकी है। नेपाल में जो भी हुआ उसके पीछे क्या कारण रहे और आगे नेपाल में क्या होगा, ये देखना। इसी उथल पुथल के बीच से आगे चलता हुआ जो परिवर्तन हुआ है उसका हल आगे नहीं खोजा गया तो स्थायी उन्नति नेपाल की हो नहीं सकती है। नेपाल हो या कोई भी देश और कोई भी काल हो, समस्याओं के हल बिना स्थायी विकास हो ही नहीं सकता है। विकास चलता रहे लेकिन विकास की आड़ में तानाशाही या आजादी पर प्रहार ही जनता सह नहीं पाती और आजादी छीना जा और बेरोजगारी का बोलबाला चलता रहे तो नेपाल जैसी घटनाएं नेपाल में घटेगी ही। लेकिन सवाल यही है कि नेपाल किस राह पर जाएगा? क्या जनता की आवाज दबाई जाएगी या फिर यह संकट लोकतंत्र को और मजबूत करेगा? आने वाले दिनों में सबसे बड़ा इम्तिहान अंतरिम सरकार का होगा। क्या वह युवाओं की नाराजगी, बेरोजगारी और सोशल मीडिया पर लगी पाबंदियों जैसी मूल समस्याओं का समाधान करेगी या सिर्फ सत्ता बचाने की कोशिश में उलझी रहेगी? इतिहास गवाह है कि जब जनता और सरकार के बीच भरोसा टूटता है तो कोई भी तानाशाही ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाती। नेपाल की स्थिरता अब इस बात पर निर्भर करेगी कि सरकार जनता को साझेदार बनाती है या विरोधी। यही असली फैसला आने वाले वक्त को तय करेगा। नेपाल की वर्तमान उथल-पुथल का कारण जो शुरू में सीधे तौर पर सामने आई वह था कि नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया यानी फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब आदि पर पाबंदी लगाई, जिससे खासतौर पर युवा वर्ग भड़क उठा और सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए शुरू हुआ आंदोलन हिंसक हो गया। वही नेपाल के प्रधानमंत्री ओली को भागना पड़ा। अब इस सीधी सी बात में ये भी था कि सोशल मीडिया से युवा वर्ग कमाई भी कर रहा था, लिहाजा बेरोजगार होने पर उग्र हुआ। जैसा कि होता है आगे चलकर अब नेपाल के प्रधानमंत्री ओली कह रहे हैं, वह अगर भारत के नजदीक रहते तो ऐसा नहीं होता और वह प्रधानमंत्री बने रहते। मतलब सीधा सा निकलता है कि ओली नेपाली प्रधानमंत्री के अनुसार नेपाल में जो वर्तमान में हो रहा है उसके पीछे भारत का हाथ है। वही भारत में इसी बीच बिहार के भाजपा नेता मंत्री सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि नेपाल में जो रहा है उसमें कांग्रेस पार्टी का हाथ है। तो विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव कह रहे हैं नेपाल बिहार से सटा है, इसका भी मतलब निकालिए। अब नेपाल में अंतरिम प्रधानमंत्री बनने के लिए तमाम खींचतान शुरू है, कभी किसी का तो कभी किसी का नाम सामने आ रहा है। इसी बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल की घटना पर दुख प्रकट करते हुए शांति की अपील किया। नेपाल के प्रधानमंत्री ओली चीन से मिलकर लौटे और सोशल मीडिया पर पाबंदी की तरफ कदम बढ़ाते हुए पाबंदी लगा दी। पहले वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नेपाल सरकार के अधीन कार्य करने का फरमान लाए। सोशल मीडिया ने नेपाल सरकार के फरमान मानने से इनकार कर दिया, तब ओली सरकार ने सोशल मीडिया पर पाबंदी लगा दी। ये गौर करने की बात है कि आंदोलन भड़कते ही नेपाल सरकार ने पाबंदी हटा भी लिया, लेकिन भड़का हुआ आंदोलन और उग्र ही होता गया। भारत नेपाल संबंधों की कहानियों से सोशल मीडिया पटा पड़ा है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी पटा पड़ा है। और आंदोलन क्यों भड़का, कैसे भड़का और इसमें विदेशी ताकतों का हाथ हो सकता है, जैसे तमाम रिपोर्ट्स हर जगह पटे से है। अब यहाँ गौर करने की बात है कि पहले भी नेपाल राजघराने में सत्ता के लिए भीषण नरसंहार हो चुका है।
वर्तमान में नेपाल में जनतांत्रिक सरकार डवाडोल है। और यह डवाडोल क्यों है, इसकी रिपोर्ट में तमाम रहस्य, साजिशें, विदेशी ताकतों के नाम मीडिया के तमाम सोशल, प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक पर टहल रहे हैं। गायब है तो वो पहला कारण सोशल मीडिया पर पाबंदी, जो आजादी पर पाबंदी जैसा युवा वर्ग ने समझा। यहाँ तक कि आंदोलनकारियों ने नेपाल के बड़े मीडिया हाउस में भी आग लगा दी। यह आरोप आंदोलनकारियों का सामने आया कि यह मीडिया हाउस सरकार के भ्रष्टाचार को छिपा रहा था। नेपाल हिंदू राष्ट्र के रूप में जाना जाता है और कहा जाता है कि अंग्रेज नेपाल को गुलाम नहीं बना पाए थे। अब नेपाल की उथल पुथल को कोई भारत के लिहाज से देखे तो न प्रभावित होते हुए भी यह कोई अतिशयोक्ति जैसा नहीं है। जो साफ दिखाई देता है उसे ही हर देश हर काल में अनदेखा कर एक रहस्यमय, थ्रिल, सस्पेंस की तरह प्रस्तुत किया जाता है, क्योंकि यही रहस्य, थ्रिल, सस्पेंस भरी कहानियां यथार्थपरक बनाकर ही समय समय पर चतुर चालाक लोग सत्ता प्राप्त करते रहते हैं। नेपाल में अंतरिम प्रधानमंत्री की कुर्सी पर रस्साकशी तेज हो चुकी है। सत्ता के लिए हो रही यह जद्दोजहद अब सिर्फ काठमांडू तक सीमित नहीं रही, बल्कि गांव-गांव तक पहुंच चुकी है। राजधानी की सड़कों पर सेना और आंदोलनकारी आमने सामने खड़े हैं, तो दूसरी तरफ मीडिया की साख सवालों के घेरे में है। युवाओं का गुस्सा अब महज सोशल मीडिया बैन तक सीमित नहीं रहा, ये बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और विदेशी दखल की आशंकाओं से जुड़ गया है। काठमांडू की गलियों में लोग खुलकर कह रहे हैं कि हम अब किसी बाहरी ताकत के मोहरे नहीं बनेंगे। इसी बीच खबरें हैं कि चीन और अमेरिका दोनों ही नेपाल के घटनाक्रम पर नजर गड़ाए हुए हैं। सवाल ये भी है कि क्या नेपाल फिर से किसी बड़े भू राजनीतिक खेल का मैदान बन रहा है। भारत, चीन और पश्चिमी देशों की चुप्पी के बीच नेपाल की जनता का एक ही नारा गूंज रहा है, हमें अपनी आजादी चाहिए, बिना किसी बंधन के। अब देखना होगा कि यह आंदोलन नेपाल को नई स्थिरता देगा या एक और बड़े संकट की तरफ धकेल देगा। कसैलाई रहर लाएर 13 दिनभित्र राजीनामा दिएन भने देखिए दोस्तों, यही गुरु रिन्कोले डुबा तागत छ। कोही माइकलाल जन्म्या छ केपी ओलीलाई कठालो समातेर सडकमा ल्याउने? यो दुनियाँमा कोही माइकलाल जन्म्या छैन। केपी ओली इज द केपी ओली।